हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फिर आप सभी का स्वागत है फिर से बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको लगातार मिलती है बहुत ही शानदार क्लासेज फिजिक्स और केमिस्ट्री की। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा। और चलिए शुरू करते हैं। अपना जो पाठ हम चला रखा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक बंध। उसमें वीबीटी तक अपन पढ़ चुके हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पर आए हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वो प्लेलिस्ट में जाके ये पाठ स्टार्ट से देख के आए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि बीच में मूवी को देखने का अर्थ है मूवी ठीक से समझ में नहीं आना। अंदाजे लगा सकते हो मगर एकदम परफेक्ट समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको इस कम से कम इस पार्ट के फर्स्ट वीडियो से आपको देखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो फिर सारे पाठों के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारी बीसीएस एकेडमी करके प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मात्र थोड़े से पैसों में, आपके कुरकुरे चिप्स के पैसों में आप वो हैंड रिटन नोट्स खरीद सकते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के मिल जाएंगे, कक्षा 12 के, और बाकी क्लासेज के भी मिल जाएंगे। आपको एप्लीकेशन तक पहुंचना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा, ताकि आगे आने वाले टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप ज्वाइन कर सको। तो चलो अपन इधर उधर की बातें किए बिना अपना जो पाठ चल रहा है उसको स्टार्ट करते हैं जी। आज अपन जिस सिद्धांत की बात करेंगे वो रहेगा सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये माना रहेगा जी। यार थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा है क्या? चलो देख, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। हाँ जी, सीएफटी की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब सीएफटी के पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सीएफटी। चलो, वीबीटी और सीएफटी सर आपको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पक्का। बोर्ड में तो क्वेश्चन आता ही है सर, कंपटीशन में भी इनसे सवाल आते हैं सर। देखो सर, देखो सीएफटी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेंट्रल मेटल एटम, और लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध होता है। सीएफटी वीबीटी से अलग कैसे हुआ? वीबीटी तो बता रहा है उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और सीएफटी कह रहा है साहब आयनिक प्रकृति का है ये बंध। देखो आगे कि जो स्थिर विद्युत आकर्षण है वो किनके मध्य होता है? धातु आयनों पर धनावेश होता है और लिगेंड पर उपस्थित ऋणावेश के कारण होता है। धातु आयन मेटल जितनी भी होगी केंद्रीय धातु परमाणु, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धनायन बनाते हैं। देखो आगे, लिगेंड के उदासीन होने पर लिगेंड द्विध्रुव का ऋणावेशी सिरा धातु आयन की ओर विन्यासित रहता है। किसी विलगी धातु परमाणु आयन के पांचों डी कक्षों की ऊर्जा एक समान होती है और यह समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। जब तक केंद्रीय धातु परमाणु के नजदीक लिगेंड नहीं आते तब तक उसके जो डी कक्षक है उनकी जो एनर्जी लेवल है वो बराबर रहेगा सबका, समभ्रंश कक्षक कहेंगे उनको। डी कक्षकों की समभ्रंशता तब तक बनी रहेगी जब तक धातु परमाणु के चारों ओर ऋणावेश गोलीय सममित क्षेत्र रहता है। सममित क्षेत्र रहता है जब तक लिगेंड नहीं आएगा तब तक। तो लिगेंड दूर है तब तक डी कक्ष की ऊर्जा बराबर रहेगी। जब संकुल में ऋणावेशित या उदासीन द्विध्रुव जो लिगेंड है उनके कारण ऋणावेश का गोलीय क्षेत्र असममित हो जाता है तो डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। विपाटन का मतलब है विभाजन, कि जैसे ही लिगेंड डी कक्षकों के नजदीक आएंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के नजदीक आएगा लिगेंड,
तो उसकी जो डी कक्षकों की समभ्रंशता है, जो बराबर एनर्जी लेवल था, वो अलग अलग एनर्जी लेवल हो जाएगा, वो विपाटन हो जाएगा, डी कक्षक विभाजित हो जाएंगे। लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण धातु के डी कक्षक दो अलग अलग स्तर के सेट बना लेते हैं, जिन्हें क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सुनो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। ये विभाजन क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ सर कि लिगैंड जब केंद्रीय धातु परमाणु के नजदीक आएगा तो उसके जो डी कक्षक है उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और जो लिगैंड है उसका जो माइनस की अपन बात करें कि ऋणावेशित होता है, उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है और ऊर्जा का विभाजन हो जाता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहते हैं। ठीक है जी, आगे देखो। देखो, क्रिस्टल क्षेत्र धातु परमाणु आयन के चारों ओर लिगैंड के कारण ऋणावेश का गोलीय क्षेत्र क्रिस्टल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कि धातु परमाणु आयन है उसके चारों ओर लिगैंड के कारण जो ऋणावेश का गोलीय क्षेत्र है वो क्रिस्टल क्षेत्र कहलाता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? बोला धातु के विभाजित हो चुके डी कक्षकों के बीच में जो ऊर्जा स्तर है उसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। डेल से दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। अभी अपन करके देखेंगे। देखो, पहले ये कह रहा है डी कक्षकों की ऊर्जा समभ्रंश होती है, ऊर्जा बराबर होती है। ऐसे कब तक? जब तक लिगैंड इनके नजदीक नहीं आ जाता। जब लिगैंड नजदीक आएगा तो एक बार इनका एनर्जी लेवल ऐसे ही बढ़ेगा, नॉर्मली सबका ही बढ़ेगा, और नजदीक आएगा तो ये दो भागों में बढ़ जाएंगे सर। तो ये जो दोनों कक्षकों के बीच का ऊर्जा स्तर है इसको बोलते हैं CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो गैप है, एनर्जी गैप है, जो अपर लेवल और लोअर लेवल में गैप है। तो ये जो तीन है इनको बोलते हैं T2G, और ये जो दो है इनको बोलते हैं EG। भाई डी कक्षक 5 होते हैं क्या? कौन कौन से? DXY, YZ, ZX, अक्ष स्क्वायर, वाई स्क्वायर और Z स्क्वायर। तो इनमें तीन अलग हो जाएंगे, दो अलग हो जाएंगे। इनके बीच का जो एनर्जी गैप रहेगा वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाएगा, जिसे अपन डेल से भी दर्शाएंगे, डेल से भी दर्शाएंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल में अपन आसानी से समझेंगे सब कुछ। देखो, अब है कि अष्टफलकीय संकुल है, उनमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे होता है? अष्टफलकीय कौन होंगे? दिमाग लगाओ। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, जिनकी समन्वय संख्या 6 होगी। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 होगा वो अष्टफलकीय होंगे। क्यों? उनमें संकर्ण कौन सा होगा? sp3d2 या d2sp3, संक्रमण sp3d2। अब अष्टफलकीय कैसे हुआ? देखो, ऐसे ये देखो, 4 फलक ऊपर, 4 फलक नीचे। तो ऐसी ज्यामिति है, उनके बारे में पढ़ेंगे पहले CFT, जिनका अष्टफलकीय संकुल होता है कि धातु आयन अष्टफलक के केंद्र में होता है। धातु आयन जो भी धातु होगी, FeCN, जो भी धातु होगी वो यहां होगी, मेटल यहां होगी। लिगेंड अष्टफलक के 6 कोनों पर स्थित होते हैं, और जो लिगेंड है वो 6 कोने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहां उपस्थित होते हैं। लिगेंड अक्ष YZ अक्षों के अनुदिश आयन की ओर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अष्टफलकीय संकुल है उनमें जो लिगेंड डी कक्षकों की तरफ आते हैं वो कहां से आते हैं? अक्ष YZ अक्षों के ऊपर आते हैं, अक्षों के ऊपर आते हैं। और धातु के डी कक्षक इलेक्ट्रॉन व लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। चलो आगे बढ़ते। दिख रहा है ना सब? चलो देखो कि EG कक्ष को
सही है कह रहे भाई, फाइल तो लगातार है ना। देखो इजी कक्षा कौन से हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे सॉरी और टेबल आ गया भैया। देखो कि इजी कक्ष को कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की पालियां नजदीक आते लिगेंड के पथ में आती है और इन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। T2G कक्ष कौन है जी, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनको क्या कौन से कक्ष कहते हैं, T2G। इलेक्ट्रॉन कम प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे। देखो मैं समझाता हूं ये क्या है, 1 मिनट रुको, देखो नया पेज देते हैं, मैं समझाता हूं, सुनो। ये कह रहा है कि ये डी कक्षक है सर 5, डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये इनके नाम ये क्यों पड़े वो देखो, पहले थोड़ा समझ लो। ये मैं लिख देता हूं एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये वाई एक्स। हमें बनाना है चलो डी एक्स वाई, अब एक्स वाई क्या होता है सर, एक्स वाई इसको ऐसे बनाओ, एक्स वाई यहां होता है, ये डी एक्स वाई का डायग्राम है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स और वाई के बीच में, अक्षों के बीच में है कौन सा, डी एक्स वाई। इसी प्रकार जो डी वाई जेड है, डी वाई जेड में इसको वाई एक्स बोल देता हूं चलो, और ये जेड एक्स, तो जो वाई जेड है वो भी पाली के बीच में रहेगा, अक्षों, इसकी पाली भी अक्षों के बीच में रहेगी। और इसी प्रकार डी एक्स जेड, ये भी पालियों के बीच में, इनकी पाली भी अक्षों के बीच में। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीनों डी कक्षक अक्षों के बीच में स्थित होते हैं, अक्षों के बीच में। अब जो इनको, इन तीनों को मिला के अपन क्या कहते हैं जी, इनको मिला के कहते हैं T2G कक्षक। इन तीनों को कहते हैं T2G कक्षक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर अपन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। देखो जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो ये दो है ना वो अक्ष के ऊपर स्थित होते हैं सर, ऐसे अक्ष के बीच में नहीं, अक्ष के ऊपर। कौन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जेड स्क्वायर जैसे मान लो ये जेड अक्ष है, तो जेड अक्ष ऐसे होता है जी, ये भी अक्ष के ऊपर है। और इन दोनों को मिला के कहा जाता है ईजी कक्षक। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो T2G कक्षक है, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, या एक्स जेड बोल दो, ये अक्षों के बीच में है, अक्षों के बीच में स्थित है, इनको T2G कक्षक बोलते हैं। और जो ईजी कक्षक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये अक्ष के ऊपर स्थित है। अब ये तो ये डी कक्षक ये अपन ज्यामिति पढ़े। अब जो लिगेंड आएगा, तो द्विध्रुव या ऋणावेशित लिगेंड आएगा जिसपे या तो चार्ज होगा माइनस, अरे या वो उदासीन होगा, तो वो होगा द्विध्रुव, डाइपोल होगा। वो अगर अक्षों के बीच में आ रहा है, अब अक्षों के बीच में आएगा लिगेंड, अक्षों के बीच से अगर लिगेंड आएगा तो उनका सामना किससे होगा जी, T2G कक्षकों से ही तो होगा, क्योंकि अक्ष के बीच में T2G है। तो इनमें प्रतिकर्षण लगेगा ज्यादा, किनमें, जो अक्षों के बीच में है। अक्षों के बीच में कौन है, T2G कक्षक। अक्षों के बीच में है, इसलिए लिगेंड अगर अक्षों के बीच से आया तो प्रतिकर्षण ज्यादा इनके मध्य लगेगा। इनमें लड़ाई ज्यादा होगी तो इनमें दूरियां ज्यादा आ जाएगी, इनकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। तो T2G की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, EG की एनर्जी कम रह जाएगी। अगर इसके विपरीत हुआ कि जो लिगेंड आ रहा है वो अक्ष के ऊपर से आया, इधर से आया या इधर से आया, इधर से आया, अगर अक्ष के ऊपर से लिगेंड आया तो उसका सामना उन डी कक्षकों से होगा जो अक्ष के ऊपर स्थित है। और अक्ष के ऊपर कौन स्थित है, EG। तब ऊर्जा किनकी ज्यादा हो जाएगी,
ईजी कक्षकों की। देखो अब सुनो, हमने कहा कि जो अष्टफलकीय संकुल है इसमें लिगेंड एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश धातु आयन की तरफ आते हैं। अब अक्षों के अनुदिश यानी अक्ष के ऊपर आएंगे तो जो अक्ष के ऊपर स्थित है उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। अक्ष के ऊपर कौन स्थित है जी? इजी, इजी कक्षक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये अक्ष पे स्थित है, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। और एनर्जी ज्यादा होगी तो देखो सुनो, पहले डी कक्षक बराबर है, समभ्रंश कक्षक है, फिर थोड़ी ऊर्जा बढ़ेगी और फिर भाई साहब ये दो भागों में बढ़ जाएगी। अब बताओ ऊर्जा किसकी ज्यादा किसकी कम? ऊर्जा अपन अगर बात करें तो देखो यहां पर ने ये कहा कि जो इजी कक्षक है उनके ऊर्जा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लिगेंड कहां से आ रहे हैं? अक्ष के ऊपर से, और अक्ष के ऊपर स्थित कौन है? अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो इनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। तो ये लो ज्यादा किनकी? इजी कक्षकों की। और इनकी ऊर्जा कम रह जाएगी किनकी? T2G कक्षकों की। और जो ऊर्जा का अंतराल है उसको डेल से कहेंगे, CFS कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये कह देंगे। ये सिस्टम है जी पूरा। आगे देखो, देखो सर, थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। आपको अगर बेटा कोई चीज समझ में नहीं आई ना तो आप कमेंट कर दिया करो, पूछ लिया करो बेटे, है ना, क्योंकि बिना पूछे मुझे कोई ऐसा तो है नहीं कि अंतर्यामी है हम, जाने सबकी बात बाबा जाने सबके मन की बात, है ना। देखो कि इजी कक्षकों की ऊर्जा T2G कक्षकों की तुलना में अधिक हो जाएगी, अर्थात डी कक्षकों का विपाटन दो भागों में बढ़ जाएगा। पांचों डी कक्षकों का इजी और T2G कक्षकों में विभाजन क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन यानी CFT कहलाता है। इजी T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। CFS पढ़ चुके अपन, इसे डेल ओ से, ओ क्या है? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, और वही तो पढ़ रहे हैं अपन। अरे अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल संकुली तो पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो CFS है उसको डेल ओ से दर्शा देंगे। इसमें EG ऊपर की तरफ रहेंगे, ज्यादा ऊर्जा है, T2G की कम ऊर्जा है। ठीक है जी, तो ये दो भागों में डी कक्षक बट गए, इसको क्या कहते हैं? डी कक्षकों का विपाटन। EG कक्षकों की ऊर्जा, औसत ऊर्जा, ये थोड़ा फैक्ट है, डाटा टाइप फैक्ट है, चलो पढ़ लेते हैं कि EG कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से 0.6 डेल ओ यानी 3/5 डेल ओ और 6 DQ अधिक होती है, अर्थात प्लस 0.6 डेल ओ या प्लस 6 DQ अधिक हो। T2G कक्षों की ऊर्जा 0.4 यानी 2/5। देखो इसको ऐसे समझो, ये तो बीच वाला है, ये दोनों बता रहा है, ये 3/5 है, ये 2/5, ये 3/5, ये 2/5। पूरा कितना? अगर ये पूरा एक है, या मान लेता हूं अगर ये 5 भाग है तो 5 में से 3 भाग तो ये है और 2 भाग ये, 2/5 और 3/5। आगे अपन और पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो नियमों से VBT CFT ऐसे याद कम आती है समझ में, ये जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, इनके एग्जाम्पल करेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल ओ धातु आयन और लिगेंड पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। चलो आगे पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ जी, अब देखो इसको अपन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। सुनो,
लिगेंड द्वारा प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करने पर विपाटन होगा ज्यादा और लिगेंड द्वारा दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करने पर विपाटन होगा कम। यानी अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड आया तो वो बीच वाली दूरी हो जाएगी ज्यादा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। अगर प्रबल लिगेंड होगा तो प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो दूरियां बढ़ जाएगी, दूरियां बढ़ जाएगी तो विपाटन बोलते हैं वो ज्यादा हो जाएगा। अगर कमजोर लिगेंड हुआ तो वो दूरियां ज्यादा उत्पन्न कर नहीं पाएगा। ये देखो यहाँ चित्र, ऐसे हमें चित्र सब में बनाने पड़ेंगे। सीएफटी अगर किसी अणु के बारे में पूछेगा, किसी संकुल के बारे में पूछेगा तो हमें इस तरह के ये चित्र बनाने पड़ेंगे। आप 1 मिनट इसको देखो, 1 मिनट इसको देखो आप। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हम्म हम्म जन्म देख लो मिट गई दुनिया। चलो जी देखो, देखो अब हम कह रहे हैं कि मुक्त धातु आयन के समभ्रंश डी कक्षक, यानी जब केंद्रीय धातु परमाणु के नजदीक लिगेंड नहीं आ रहे, वो अपनी सामान्य अवस्था में है, तब उसके सभी डी कक्षक जिन्हें अपन डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, सबकी एनर्जी का जो लेवल होगा वो इक्वल होगा। इसी इनको बोलते हैं समभ्रंश डी कक्षक। अब जैसे ही लिगेंड के नजदीक आने की कोशिश करेंगे, इनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा बूस्ट होगा, सबका ही होगा एक बार। तो गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, यानी लिगेंड नजदीक पहुंच गए वो, जैसे ही लिगेंड और नजदीक आए तो हमने कहा जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं उनमें लिगेंड अक्षों के ऊपर, अक्षों के अनुदिश अटैक करते हैं। तो जो डी कक्षक अक्ष के ऊपर है कौन है? ईजी कक्षक, अक्ष स्क्वायर और जेड स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये ईजी कक्षों पे आप प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, इनका एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो ये CFS यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये देखो 2 ऊपर रह गई है 3 नीचे, इनको क्या कहते हैं? ईजी कक्षक। इनको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को। T2G कक्षक इन्हें कहते हैं डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को। याद रखने का मैं एक तरीका बता सकता हूं, थोड़ा सा हिंट रह जाए तो इनमें कंफ्यूजन नहीं हो। देखो T2G में 3 अक्षर है, 1 2 और 3, तो जो 3 कक्षक है वो तो होते हैं T2G, और EG में 2 अक्षर हैं, तो ये जो 2 कक्षक है वो कौन से होते हैं? EG। समझ पा रहे हो? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये तो है T2G, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो दो स्क्वायर वाले हैं, EG है, वो 2 है EG। ठीक है, अब हमने कहा था ये जो बीच, देखो इसको बोलते हैं बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। बेरी सेंटर से ऊपर की तरफ कितना? 0.6, यहां कितना? 0.4। पढ़ा था ना अपन ने 3/5 और 2/5, उन्हीं को सोल्व करके लिखा गया। तो अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन, और यहां लिख दिया डेल ओ, ऑक्टाहेड्रल, उसका ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है। चलो ठीक है, देखो आगे।
बिछड़े भी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसूं, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है। देखो सर, देखो अब जो बीच में एक टॉपिक आया है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी? कि लिगेंड को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में रखें। जितने भी लिगेंड हैं उनको उनकी एक्टिवनेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। तो जो सीरीज हमें प्राप्त होती है, जो श्रेणी में प्राप्त होती है, उसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखो कि लिगेंडों को उनकी बढ़ती प्रबलता, प्रबल को आगे रखना है, दुर्बल को पहले रखना है, के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहलाती है। जो श्रेणी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो क्या है, सबसे दुर्बल लिगेंड में आ रहा है आयोडीन माइनस, Br माइनस, HCN माइनस, क्लोरीन माइनस, फिर N नाइट्रोजन, NO3 नाइट्रेट, फिर ये देखो F माइनस, OH माइनस, C2OH, C2O4 माइनस। क्या होता है जी? ये क्या होता है? COO माइनस, COO माइनस क्या था? ऑक्सेलेटो, ऑक्जेलेटो, ऑक्सेलेटो, द्विदंतुक बाइडेंटेड लिगेंड पढ़े थे ना, वो वाला। फिर H2O एक्वा, जला गया। फिर उसके बाद में NCS, फिर आ गया EDT एथिलीन डाइएमीन टेट्राएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएमीन वगैरह करके अपने पढ़े थे ना। EDTA 4 माइनस, फिर H माइनस, NH3 EN एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन 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 डाइएमीन डाइएमीन डाइएमीन, ये लो एथिलीन डाइएमीन, साइनाइड और ये CO। इनको याद कैसे? चलो मैं एक सूत्र लिखा देता हूं, मुझे याद है तो मैं लिखा देता हूं, बीच में बोल गया तो फिर लिखा दूंगा। एक सूत्र बनाया हुआ है, वो अगर काम कर जाए तो ठीक है, लिख लेना साथ साथ। लिखो सर, इस बार सचिन, इस बार सचिन क्लास से, क्या है, इस बार सचिन क्लास से इसमें यार मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो एक सूत्र बनाए हुए, अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और तेरी हाँ आगे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो ये बताती है हमें कि कौन सा लिगेंड प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल है। इनमें आप इस तरह से याद रख सकते हो सर कि जो H2O है इसके इधर वालों को अपन दुर्बल में मान सकते हैं और इसे आगे वालों को अपन प्रबल में गिन सकते हैं, प्रबल लिगेंड। इनका एक फॉर्मूला है जो मेरे दिमाग में अभी निकल गया है, मैं आपको जरूर लिखवा दूंगा अगले वीडियो में, है ना। ठीक है, चलो देखो ये हो गई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके आगे बढ़ते हैं जी, इसके आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे हैं अष्टफलकीय में CFT, अष्टफलकीय में CFT। चलो देखो, चलो जी देखो आगे क्या लिखा है। अष्टफलकीय संकुल में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धातु आयनों में डी इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा? बोला डी इलेक्ट्रॉन का वितरण दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करेगा कि वो जो दो भागों में डी कक्षक बट गए ना, उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से आएगा सर? अब ये पूछ रहा है। जैसे इनमें तो अपन क्या करते हैं जी,
अहोभाव सिद्धांत लगा के अपन में क्या कहते हैं, पहले सब में एक एक आएगा, फिर बच गया तो युग्मित होगा। इनमें तो ये कह देते हैं अपन, फिर ये कह रहा है इनमें कैसे होगा। अब ये T2G और EG कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे हो, क्या ऐसे हो कि पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा यहां जाए या युग्मित हो। 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो T2G में आएंगे क्योंकि उसकी ऊर्जा कम है। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो भरे जाते हैं कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा की ओर, तो इन 3 तक तो आ जाएंगे, पर चौथा इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो वो यहां युग्मित होगा या यहां जाएगा ऊपर। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, देखो ये डिपेंड करता है एक तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी डेल ओ पर, यानी इस गैप पर डिपेंड करता है। एक तो इस गैप पर, अगर ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आगे जाने के बजाय युग्मित हो जाएंगे। एक कह रहा है युग्मन ऊर्जा पर कि जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जब एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है तो उनके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उस पर डिपेंड करता है। अब जाहिर सी बात है अगर डेल ओ ज्यादा हुई तब तो युग्मन होगा, और अगर युग्मन ऊर्जा ज्यादा हुई तो फिर वो अगले में चला जाएगा। देखो पहला केस कि अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो उसके लिए डेल ओ का मान ज्यादा होगा। प्रबल क्षेत्र लिगेंड आके इनको अलग अलग करेगा, विपाटित करेगा तो गैप ज्यादा बना देगा। गैप क्या है, डेल ओ, तो डेल ओ ज्यादा हुआ तो ये कह रहा है डेल ओ ज्यादा होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए, तो इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में पाए जाने के बजाय, यानी 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाने के बजाय यहीं पे युग्मित होगा पहले से, फिर जाएगा शरीर में। T2G कक्षों में युग्मित हो जाता है तो निम्न चक्रण संकुल बना लेता है। चलो एग्जाम्पल आ गई क्या डायरेक्ट? हाँ जी सर, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका बता रखा है जी, जो अपने अभी भी कहा ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक टेबल बना के हमने तैयार किया है। आप लोगों को क्या करना है जी, आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना सर इसका, और प्रैक्टिस करनी है। सुनो, जैसे अगर डी में केवल एक इलेक्ट्रॉन हुआ, देखो सुनो, दिख रहा है ना सबको, यहां देखो जैसे ये 5 है, संभ्रंश डी कक्षक है। अगर इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो इनके जो अपन तो ये तो दो विपाटित कर रहे हैं ना इस तरह, देखो ये इनकी बात कर रहा है, ये T2G कक्षक है, ये EG कक्षक। तो ये कह रहा है अगर इनमें एक हुआ तो वो एक यहाँ आ जाएगा, अगर इनमें 2 हुआ तो दूसरा यहाँ आ जाएगा, अगर इनमें 3 हुआ तो तीसरा यहाँ आ जाएगा। देखो डी में अगर पहला है तो वो किस में जाएगा, T2G में, तो D1 यानी T2G1, D2 यानी T2G2, D3 यानी T2G3, और EG तो खाली पड़ा है 0, देखो खाली पड़ा है। अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, चौथा इलेक्ट्रॉन है, अब ये कह रहा है कि अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड हुआ, कौन सा प्रबल क्षेत्र लिगेंड हुआ, तो विपाटन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, दूरी ज्यादा बन जाएगी, दूरी ज्यादा बन जाएगी तो ऊपर जाने के बजाय यही युग्मित हो जाएगा, किसमें, T2G में। तो देखो T2G3 EG1 होने की बजाय क्या हो गया, T2G4। पर यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हुआ, देखो ये तो सेम है, दुर्बल में प्रबल में 3 तक तो सेम है, T2G1 EG0, T2G2 EG0, T2G2 EG0, T2G3 EG0। अब 4 में क्या होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में गैप ज्यादा होता है, वो उनको स्किप करके ऊपर नहीं जा पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वही युग्मित हो जाएगा। तो देखो T2G4 है, EG0 है, पर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो वो नजदीक है, नजदीक है तो वो ऊपर चला जाएगा, किसमें, EG में, तो T2G3 EG1। अगर 5 इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे 1 2 3 4, चौथा है तो ये कह रहा है कि प्रबल क्षेत्र है तो यही हो जाएगा, दुर्बल है तो यहाँ चला जाएगा। देखो 5 है तो इसी में T2, यहाँ 6 तो आ ही सकते हैं, ये देखो 6 तक तो यही आ जाएंगे, तो देखो 6 तक तो T2G में ही रहेंगे, किन के लिए, प्रबल लिगेंड के लिए। पर दुर्बल लिगेंड में देखो 6 तक क्या हो रहा है, देखो 6 तक क्या हो रहा है, सुनो सुनो, 6 में क्या हो रहा है, T2G में 4 है और EG में कितने हैं, 2, EG में कितने हैं, 2, T2G में 4 कैसे हुए, 1 2 3, सुनो T2G में 4, ये कैसे कर दिया इसने।
अच्छा EG1 और 2 कर दिया, अब नीचे युग्मित करना स्टार्ट कर दिया उसने। देखो मैं समझा देता हूँ, सुनो थोड़ा, पेज लेके बता देता हूँ, ठीक रहेगा। एक ही ग्राफ में अपन समझ लेते हैं। देखो मैं इसको यहीं विपाटित कर देता हूँ, एक बार सुनना, अलग अलग समझते हैं। पहले अपन समझते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए, कि अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो ये ऊर्जा ज्यादा होगी, यानी डेल ओ का मान ज्यादा होगा। किससे? युग्मन ऊर्जा से, पेयरिंग एनर्जी से। और अगर डेल ओ का मान ज्यादा होगा, अगर डेल ओ का मान ज्यादा होगा तो फिर दूरी ज्यादा है, तो युग्मित होंगे पहले इलेक्ट्रॉन। पहले क्या होंगे सर? युग्मित होंगे। देखो जैसे अगर डी में पहला इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ T2G में आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहीं आ जाएगा, यहाँ 3 है तो T2G3। अब अगर यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन है तो ये दूरी तो ज्यादा है, तो ये पांचवा, देखो ये चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ आ जाएगा, छठा ये रहा तो छठा यहाँ आ जाएगा, सातवां ये रहा तो ये रहा, आठवां ये रहा तो ये रहा, नौवां तो नौवां, और 10वां तो 10वां। ये कब? ये कब? जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो। अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता, अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता तो क्या होता सर? तो कुछ नहीं होता जी, इजी चीजें हैं। देखो अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता तो जब पहला इलेक्ट्रॉन आता वो तो यहीं आ जाता, दूसरा वो भी यहीं आ जाता, तीसरा तो वो भी यहीं आ जाता। अब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो डेल ओ तो कम है और युग्मन ऊर्जा ज्यादा है। डेल ओ ज्यादा था तो युग्मन हो गया, अब युग्मन ऊर्जा ज्यादा है तो डेल ओ क्रॉस करके चला जाएगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आने के बजाय यहां चला जाएगा, पांचवा यहां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये क्रम रहता है जी। तो आप एक काम करना, इनकी सबकी डिटेल तक प्रैक्टिस करना, अगर कोई चीज में नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा जी। ठीक है जी, ठीक है जी। थोड़ा सा और देख लीजिए जी। देखो सुनो सर, वो था अष्टफलकीय के लिए। अभी अपन पढ़ लेते हैं चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा, और 40 मिनट का हो गया, वरना बोर देंगे। चलो चलो बच्चों, चतुष्फलकीय अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।